अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर कम। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम इस वीडियो मोड यानी ऑनलाइन मोड के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं और हम दो चार चीज़ों को अपनी क्लासेस में लेके चलेंगे और उनको किस तरीके से लेके चलना है, क्या क्या चीज़ें उनमें होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चलूँ कि अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो था वो डिस्कस किया था, जो पहली चीज़ डिस्कस की थी वो हमारे पास एक बहुत ही बेसिक चीज़ थी, वो थी क्या, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड GIT डिसऑर्डर। आज उसी GIT डिसऑर्डर्स को बच्चों हम थोड़ा सा और इलेबोरेटेड विजन्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द GIT डिसऑर्डर्स और क्या क्या चीज़ें इस GIT डिसऑर्डर्स के अंदर हमने देखनी है। तो बच्चों, जब भी कभी हम इस GIT डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो ज़रा इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि व्हाट अबाउट द GIT डिसऑर्डर्स। बच्चों, यहाँ ज़रा देखें कि हमने यहाँ बात की कि इसमें हमने बात कर ली थी कॉन्स्टिपेशंस तक की। अब हम बात करते हैं बच्चों, दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्पेप्सिया। सही है ना? सवाल आता है कि डिस्पेप्सिया हमारे पास क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पेप्सिया। देखिए बच्चों, जब भी कभी हम डिस्पेप्सिया की बात करते हैं ना कि ये डिस्पेप्सिया क्या होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है कॉमन डिस्पेप्सिया का, तो डिस्पेप्सिया के बारे में एक बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट बात समझाई जाती है। वो ये समझाई जाती है कि वर्ड को आप ब्रेक करें, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जब आप वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं बच्चों तो ये बनता है डिस और बन जाता है पेप्सिया, ठीक है ना। तो यहां पर ये वर्ड इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, यानी कि डिस और बन गया पेप्सिया। बच्चों, ये जो डिस होता है, डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी। और पेप्सिया का मतलब होता है बच्चों डाइजेशन में। तो यहां पर यह बात आ जाती है कि डिफिकल्टी इन डाइजेशन इज कॉल्ड डिस्पेप्सिया। यानी कि ओवरऑल हम यहां पर इस तरह से बात करते हैं डिस्पेप्सिया की कि हम कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज डिफिकल्टी इन डाइजेशन। सॉरी बच्चों। अच्छा, तो यहां यह आ गया कि इट इज द डिफिकल्टी इन डाइजेशन इज कॉल्ड डिस्पेप्सिया। अच्छा, इस डिस्पेप्सिया के हवाले से चंद बातें जो मैं आपको समझाता चलूं वो क्या है उसको देखिएगा बच्चों। डिफिकल्टी इन डाइजेशन के हवाले से जो चंद बातें आप सबको मैं बताना चाहता हूं वो कुछ इस तरह की हैं कि हमारे पास ये बात तो क्लियर हो गई कि जब हम डिस्पेप्सिया की बात करते हैं डिफिकल्टी इन डाइजेशन की, तो हमने बात कर ली। तो यहाँ बताया जाता है कि डाइजेशन क्यों डिफिकल्ट होती है। पहली बात तो मैं आप सबको समझाता चलूँ और बताता भी चलूँ कि बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो आते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमारे पास ये इशू आ रहा है कि हमारा जो सीना है वो जल रहा है, जिसको आप कहते हैं कि भाई हार्ट बर्निंग सेंसेशन, हार्ट बर्निंग सेंसेशन। तो जो पेशेंट आता है बच्चों वो किस कंप्लेन के साथ आता है? पेशेंट कंप्लेन ऑफ हार्ट बर्निंग सेंसेशन, यानी कि वो कहते हैं कि सीना जल रहा है। अब वो सीना क्यों जल रहा होता है, इसको आप एक और नाम दिया जाता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड पायरोराइटिस। पायरोराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द GIT ट्रैक्ट, ये सब चक्कर है। खैर, देखिए एक बात मैं आपको बता चलूं कि ये क्यों होता है, ठीक है ना। देखें, ये हमारे पास एक स्टमक है, ठीक है ना। इमेजिन कीजिए कि ये हमारे पास स्टमक है। बच्चों, जैसे ही आपने ये बात कर ली कि ये हमारे पास स्टमक है, तो स्टमक की जो ये वाली एंटर होता था, अगर आपको याद है, दैट इज कॉल्ड द कार्डियक एंड, ठीक है ना। और ये जो हिस्सा होता था बच्चों, दैट इज कॉल्ड द पाइलोरिक एंड। तो एक एंड तो आ गया बच्चों, दैट इज कॉल्ड द कार्डियक एंड, और दूसरा एंड कहलाता था पाइलोरिक एंड। देखें, इसी स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है हमारे पास HCl, एंड HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कहें हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो भाई एसिड कहोगे तो पीएच भी तो देखोगे ना कितना है, 1.4 से 2.1 के दरमियान का पीएच। बेस्ट वर्क करता है इतने पीएच पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बताया कि अगर आप बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो इट वर्क बेस्ट ऑन द पीएच ऑफ 1.24 टू 2.1। देखें थोड़ा सा अपना ऐसी बात करते हैं कि जो बातें समझने वाली हैं और जो बातें ऐसी है कि भाई वाकई ये बात, इन बातों में वजन है जिसे कहते हैं ना। हमारे यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा लाइक चले जाएं, मेरे ख्याल से कोई 6-7 साल पहले की बात, 8 साल पहले की बात, तो उसमें ना यहाँ पर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची में जो रात में अगर आप किसी के घर में शादी में जाएं तो शादियों में जाने में अगर बारात 11 बजे 12 बजे आके और खाना वाना खिला के किसी को भेज दिया जाए तो कहते थे हो सब ख़त्म, बस इतने सा था। तो वहाँ पे एक फैशन उस टाइम पे ये था कि भाई लोगों को जो है ना वो यूँ समझ लें कि मतलब 4-4 बजे तक बिठा के रखना है। ओ भाई शादी तुम्हारी हो रही है, तुमने एंजॉयमेंट करनी है, चीज़ें तुम्हारे घर में हल्ला गुल्ला हो रहा है, उन बेचारे लोग जो तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आए उनका क्या कसूर है। हमने भी देखा अगर आप 10 साल पहले चले जाएं तो अगर जिनके घरों में शादियां हो रही होती थी मतलब 4 बजे से 5 बजे पहले अगर आप हॉल से घर वापस आ रहे हैं तो इट सीम्स कि यार आपने की शादी में कोई मज़ा ही नहीं रहा, मज़ा ही नहीं था शादी में। मतलब ले भाई जो दूल्हा बैठे में वो शायद नाई की दुकान पे वो जो है बैठे में तकरीबन कोई 2-2 बजे तक। तो भाई अबे भाई तू 2 बजे तक नाई की दुकान पे बैठा हुआ है तो घर कब जाएगा यार, मतलब हॉल कब जाएगा लेकर बारात। तो कहने का मतलब ये था कि आज से कोई 10 साल पहले ये ट्रेंड चला करता था। अब जब ये ट्रेंड चलता था तो इस ट्रेंड में बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स थे। वो जो इस ट्रेंड्स में प्रॉज एंड कॉन्स थे बच्चों वो तो बेहिसाब थे। वो क्या थे बेहिसाब प्रॉज एंड कॉन्स? वो प्रॉज एंड कॉन्स बेहिसाब इस तरह से थे कि भाई अगर एक बंदा रात में खाना खा रहा है, अच्छा हम क्या सोचते, हम ये सोचना शादी कराते हैं भाई हफ्ते का दिन अगर शादी हो रही है तो कल अगले दिन इतवार तो है, इतवार तो छुट्टी है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये आपकी सोच है, ये आपकी भूल है कि आपने अगर अगले दिन इतवार है तो खैर है कोई नहीं, इतवार में तो छुट्टी होती है। वो भाई आप अपनी तरफ 2 तरफ से सेहत को देख रहे हो, एक तरफ से आप सेहत को अच्छा कर रहे हो, एक तरफ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अरे भाई तुम एक बंदे को रात में 3 बजे खाना खिला रहे हो तो खाना खाने के बाद जब वो घर जाके सोता है तो सो तो लंबा जाता है, इससे इसका माइंड तो फ्रेश है, लेकिन उसके बाद उसका जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेस थे जो भाई अक्सर मसले मसाइल आते थे। लोग इस तरह की कंप्लेन करते थे कि भाई डॉक्टर साहब रात में हम जो थे वो रात में उठ जाते हैं पेशेंट और आते हैं इधर हाथ रख के दिल का दौरा पड़ गया। ओ भाई ये दिल का दौरा नहीं है, ये जो आपने रात में खाना खाया, आप खुद देखें जो आप खाना खाते हैं वो जाता है स्टमक में, और ये जो खाना स्टमक में जा रहा है तो स्टमक में जाने के बाद अब क्या हो रहा है खुद सोचें। जब खाना स्टमक में चला गया तो स्टमक में जाने के बाद स्टमक में खाना जब आपने हैवी खाया है, ऑयली फूड लिया हुआ है, ऑयली मील लिया हुआ है, तो इस ऑयली फूड या ऑयली मील की वजह से क्या होता है, खुद दिमाग बताता है कि जब आपने ये ऑयली फूड या ऑयली मील लिया है तो इस पूरे ऑयली फूड, इस ऑयली मील को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को काम भी ज़्यादा करना है, बॉडी की वर्किंग भी ज़्यादा होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू इनहेंस द वर्किंग ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी क्या कर रही होती है, आपकी बॉडी कोशिश कर रही होती है किसी तरीके से इसको साइड पे लगा के पूरा पोषण किया जाए, इसका पूरा फंक्शन परफॉर्म कराया जाए। दिस इज नॉट द पॉइंट, दिस इज नॉट द पॉइंट। तो जो बच्चों बात है ना सारी, वो क्या बात है मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। वो बात सिर्फ इतनी है कि बच्चों को यानी रात में जब आप डिले खाना खाते हो, रात में लेट खाना खाते हो तो आपकी एसिडिक रिफ्लक्स होता है, डाइजेशन के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एसिड पेट में आता है, इट वांट्स द एसिड टू मूव डाउनवर्ड। लेकिन आप क्या करते हो, घर से जाते हो, शादी से घर जा रहे हो 4 बजे 3 बजे जब आप घर गए हो तो आप घर जाने के बाद क्या होता है, अब आप जाके ढह करके लेट जाते हो बिस्तर। तो इस जगह पे जब आप बिस्तर पे जाके लेटते हो तो लेटे हुए तो आप ऐसे हो ना, आप इस तरह से लेटे हो तो आपका यानी जो फूड है वो इधर ही पड़ा हुआ है, पेट में HCl है,
इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही रहा है कि ऐसे ही इधर ही पड़ा हुआ है, ना वो आगे जा रहा है। बॉडी कोशिश करती है कि भाई आगे लेके जाए, लेकिन जब स्टमक कोशिश करता है कि खाने को आगे लेके जाए, क्योंकि उसके अंदर एक वेव जनरेट होती है, दैट वेव इज कॉल्ड द मिक्सिंग वेव। वो मिक्सिंग वेव कोशिश करती है कि इस खाने को किसी तरीके से मैं आगे पहुंचाऊं, लेकिन आगे नहीं जा पा रहा होता। अब ये जो खाना आगे नहीं जा पा रहा, तो ना जाने की वजह से पॉइंट और मसला क्या आता है? तो भाई मसला तो एक ही आ गया। वो क्या है मसला? वो मसला बहुत ही बेसिक है। मसला बहुत ही बेसिक है। मसला बेसिक क्यों है? वो मसला बेसिक सिर्फ इस वजह से है कि वो कहता है कि जो फूड है ये आगे आता है। सुनिएगा, ये फूड आगे आता है तो इतना ज़्यादा फूड पेट में मौजूद है तो उसका लोड भी तो ज़्यादा होगा। जब लोड ज़्यादा होगा तो किस तरीके से खाना आगे लेके जाऊं मैं? स्टमक कहता है। स्टमक की बात बड़ी वैलिड है, बहुत वैलिड बात है। तो मिक्सिंग वेव स्लो हो जाती है। और जब आप रात में सो रहे होते हो तो आपने एक चीज़ नोट की होती है कि आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है। इसलिए आपने ये सुना होगा कि भाई अगर तुम खाना खाओ, जाकर तीन दफ़ा आप खाना खाते हैं ना, या आप जो मील लेते हैं वो 3 टाइम लेते हैं। वो कहते हैं भाई अगर तुम नाश्ता करो तो बादशाहों की तरह करो, बिकॉज यू हैव टू वर्क फॉर द होल डे। इफ़ यू हैव टू वर्क फॉर द होल डे तो आपका नाश्ता बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग इनफ होना चाहिए। अगर तुम खाना खाओ, नाश्ता करो तो बहुत बादशाहों की तरह करो। दोपहर का खाना एक मिडिल क्लास के बंदे की तरह खाओ और रात का खाना एक गरीब आदमी की तरह खाओ, बिकॉज यू हैव टू स्लीप राइट नेक्स्ट टू द मील। तो यू हैव टू हैव द मील इन अ स्मॉलर अमाउंट, इन अ लाइटर मोड, इन अ लाइटर नोट। लेकिन हमारे यहाँ पर अफसोस की बात है, सब उल्टा है। लोग नाश्ता करना भूल जाते हैं, ख़ास तौर पर लड़कियाँ नाश्ता ही नहीं करती। दोपहर का खाना छोड़ दिया, रात का खाना बहुत खाया। दिस व्हाट द मील इज। तो हमारे यहाँ पर ट्रेंड डिफरेंट है, एशियंस में ट्रेंड डिफरेंट है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओ तो ट्रेंड डिफरेंट है। सुबह का नाश्ता अच्छा लेते हैं, दोपहर का खाना कम खाते हैं, रात का तो और ही कम खाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, अब जो एसिड, अब आप मिसाल एसिड की मिसाल ऐसी है कि एक गर्म रोटी है, तुम्हारा हाथ स्टमक है, एक गर्म रोटी है तुम्हारे हाथ पे रखो तो हाथ उछालते हो। क्यों उछालते हो भाई? उछालना वजह ये कि किसी एक जगह पे रखी रहेगी तो अल्सर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसी जगह पे हाथ पे जख्म हो जाएगा, तो उस जख्म से बचने के लिए तुम रोटी को उछालते हो। गर्म रोटी को हाथ पर रखो, तंदूर से रोटी निकाले तुम्हारे हाथ पे थे, तुम उसको उठा लोगे, एकदम नहीं पकड़ सकोगे, बिकॉज यू हैव टू वरी अबाउट द स्किन ऑफ योर्स, बिकॉज इफ दैट रोटी हिट योर स्किन दिस विल कॉज अ वुंड, जख्म कॉज कर देगा। तो ये इसीलिए क्या कहा जाता है भाई, ये खतरनाक चीज है, बिल्कुल खतरनाक है। और ये किस हवाले से कही गई बात? ये कही गई कि हमारे पास इसकी वजह से। तो हमारे पास क्या होता है डिस्पेप्सिया में? जो अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? तो बच्चों बताया जाता है साइन एंड सिम्टम्स में कि पेशेंट जो है वो एसिडिक रिफ्लक्स होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक रिफ्लक्स? एसिडिक रिफ्लक्स का मतलब होता है खाना जो होता है ना आपका, जो आपका खाना होता है बच्चों, ये मौजूद है, एसिड बार बार ऊपर की तरफ आता है, खट्टी डिकारें आती हैं, एसिडिक ब्लेंच। एसिडिक ब्लेंच। और इसके अलावा और क्या होता है? एसिडिक ब्लेंच के साथ साथ बच्चों और ही बताया जाता है, फिर जो हमारे पास पॉइंट आता है, अब डिकारें खट्टी आ रही है, हिट कर रहा है, आप एसिडिक रिफ्लक्स हो रहा है, ऊपर आ रहा है खाना, और क्या होता है? रेस्टलेसनेस। पेशेंट को इतनी रेस्टलेसनेस होती है, तेजाबियत होती है, उससे ना बस एजिटेशन होती है कि भाई मैं किसी तरीके से मैंने खाए निकल जाऊं और मैं सुकून में आ जाऊं। यकीन माने खाना खाने के बाद आप इसीलिए जो है वो
डल हो जाते हो क्योंकि आपकी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक टाइप का नर्वस सिस्टम होता है जो आपको रिलैक्स करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए आपको नींद आती है, आप जो है वो नींद में मंडला रहे होते हो खाने के बाद। तो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई ये चीज़ होती है। अब सर अगर ये चीज़ें हैं तो आप फिर इसका ये बताएं कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ दिस। तो बच्चों इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास आता है वो है, हम बहुत ही सिंपल है इसका ट्रीटमेंट, भाई कुछ नहीं करते, हम देते हैं एंट एसिड। एंट एसिड जो एसिड को कम करे, पेशेंट को काउंसिल करते हैं, यानी कि जो एंट एसिड क्या होता है, बेसिकली एंट एसिड हमारे पास जो है वो बेसिस होती हैं, और ये बेसिस क्या करती हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देती हैं एसिड को। दे न्यूट्रलाइजेस द एसिड्स, ठीक है ना, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, और इसके न्यूट्रलाइज करने की वजह से अब क्या होगा, जैसे ही इसको न्यूट्रलाइज करती हैं बच्चों, तो इसके न्यूट्रलाइज करने की वजह से अब होता क्या है, बहुत ही आसान है। जैसे ही बच्चों इसको न्यूट्रलाइज किया, तो न्यूट्रलाइज करने के बाद सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता है, और फिर आती है ब्लेंच, डिकार। तभी कहते हैं जब खाना खाते हैं डिकार आती है तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज जो एसिड तुम्हारा था उसका बेस के साथ मिल गया तो बन गया क्या, न्यूट्रलाइजेशन के साथ सॉल्ट, तभी डिकार आ रही है, इसका मतलब खाना डाइजेस्ट हो गया। तो इसलिए बच्चों कहते हैं खाने के बाद खिलाते रहते हैं डिकार है डिकार है डिकार है, ये क्यों कर रहे हैं, इसीलिए क्या कर रहे हैं, बिकॉज बेस न्यूट्रलाइजेशन का फिनोमेना होना जरूरी है तभी, वरना एसिडिक फूड रहेगा तो डिकार नहीं आएगी। तो बच्चों ये क्या है, ये हमारे पास ट्रीटमेंट है इसकी। इसी के साथ ये तो चले आपने डिस्पेप्सिया की बात कर ली, इसी के साथ एक चीज आती है बच्चों, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड, दैट इज सिंपली व्हाट वी कॉल्ड बच्चों पाइल्स। पाइल्स का दूसरा नाम होता है बच्चों हीमरॉइड्स। पाइल्स का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, हीमरॉइड्स। व्हाट आर हीमरॉइड्स। हीमरॉइड्स ये होता है कि भाई देखें यार, मैं आपको अगर बात बताऊं ना, तो एक्सेसिव कॉन्स्टिपेशन जिन पेशेंट्स को होता है ना, उनमें होता क्या है पता है, उनमें होता यह है कि इतने कॉन्स्टिपेशंस की वजह से उनका जो स्टूल हो जाता है ना, वो हो जाता है हार्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, अब इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से स्टूल बिकम हार्ड। अब स्टूल क्या है, स्टूल वो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो पॉटी है ना वो स्टूल कहलाता है, दैट बिकम हार्ड, और हार्ड होने की वजह से ये आपका एनल कैनाल है, नॉर्मल बॉडी का मैकेनिज्म, इसमें परेशानी कोई बात ही नहीं, ये आपका एनल कैनाल है जहां से ये बॉडी से बाहर निकलता है, ये क्या है, एक्सपेल आउट फ्रॉम बॉडी। सही, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये आपका हार्ड हो चुका। अब पेशेंट तो कोशिश करता है कि किसी तरीके से ये नीचे जाए, लेकिन इट विल बिकम हार्ड एंड स्टिफ। अल्लाह ने पेशेंट की मसल्स में ये फिनोमेना रखवाया है कि ये मसल्स को अपने हिट करे और नीचे लेके जाए, लेकिन नीचे नहीं जा पाता, और नीचे ना जाने की वजह से ये जो वॉल्स ऑफ एनल कैनाल है ना, तो क्या कहा जाता है, वॉल्स ऑफ एनल कैनाल यानी एनस डैमेजेस। वॉल्स ऑफ एनल कैनाल क्या हो जाती है बच्चों, डैमेज हो जाती है, और इसके डैमेज होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर क्योंकि इतना खिंचाव होता है ना, तो ब्लड वेजल्स
वहां की हो जाती है डैमेज, और डैमेज होने के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। समझे? तो जब भी कभी पेशेंट ऐसी कंडीशन में अपना वेस्ट प्रोडक्ट पास करेगा तो उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस ब्लीडिंग की वजह से हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास पाइल्स होते हैं। ठीक है, पेशेंट बैठता है, ये पाइल्स इतना सीवियर होता है, यकीन माने अगर एक दफ़ा पेशेंट को हो जाता है तो उसको शदीद पेन होता है उस एरिया पर, एनल कैनाल जो एनस होता है ना वहाँ पर। अब क्या होता है, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। मैं चला जाऊंगा 1 बजे, 1 बजे भी नहीं 12:30 चले जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा भाई। जैसन आए, जैसन वो बोल रहा है, मैं चला जाऊंगा बस 10-15 मिनट में। सही, 10-15 मिनट में चला जाऊंगा। अच्छा, तो सॉरी बच्चों, तो ये क्या है, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स डैमेज और ये ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और इस ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, इस ब्लीडिंग की वजह से होता ये है कि इतनी सिवियर, क्योंकि यहाँ पे हो जाती है वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल डाइलेट हो जाती है, डाइलेट मतलब खिंच जाती है, खुल जाती है ब्लड वेसल्स वहाँ की। तो ये एक बहुत शदीद किस्म की ख़राब और ख़तरनाक बीमारी है, बट है अल्लाह की तरफ से ही। तो ये हमें पढ़ना था, पाइल्स जिसको आप हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होती बच्चों, बस इसकी ट्रीटमेंट हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप इसकी ट्रीटमेंट की बात करें ना तो इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ क्या होती है पता है आपको, सर्जरी, सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है बस। सही है। तो बच्चों ये तमाम चीज़ें हमारे पास अबाउट द सर्जिकल ट्रीटमेंट, हम इसको ठीक करते हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये हमने किसकी बात कर ली बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट डिस्पेप्सिया, और इस पाइल्स के हवाले से हमने इस पूरे के पूरे फिनोमिना को डिस्कस कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई भी किसी को कोई भी सवाल हो ना बच्चों तो आपने मुझसे डायरेक्ट पूछ लेना। आपको व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होगा, आप मुझसे ग्रुप पर भी जैसा पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।